हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। और बाल विकास की जो हमारी सीरीज़ चल रही है 300 प्रश्नों की, उसका आज 12वां वीडियो है। 11 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं और आज 12वां वीडियो है। 11 वीडियो जो हैं पेडागोजी के, वो आपको पेडागोजी के प्लेलिस्ट में जाएं आप, वहां से मिल जाएंगे आपको 11 वीडियो। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे CDP के। और 220 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 300 प्रश्नों की सीरीज़ है, 220 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं सीरीज़ के। और आज 12वां वीडियो है। 11 वीडियो के बाद 12वां वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है, क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट थे, दूसरे जो टॉपिक थे, उन पर भी वीडियो आना ज़रूरी था। तो इसलिए ये सीरीज़ का वीडियो रोक कर दूसरे अदर वीडियो भी अपलोड करने थे, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। बट आज से सीरीज़ के वीडियो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, 11 वीडियो जो अपलोड हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर पेडागोजी के नाम से जो फाइल है उसको ओपन करें। वहाँ पे आपको सीरीज़ के जो 11 वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो CDP के, उनके वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो बालक है। यानी अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में है, यानी 90 और 110 के बीच में अगर उसकी कोई बुद्धि लब्धि, उसका IQ है, तो वो किस श्रेणी में आता है, किस कैटेगरी में आता है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? अगर 90 से 110 के मध्य उसका IQ है बच्चे का, यानी बुद्धि लब्धि है, तो वो सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि का होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामान्य बुद्धि भी 2 श्रेणियों में बंटती है, निम्न सामान्य बुद्धि और उच्च सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो वो अलग बात है। यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन नहीं है, निम्न सामान्य बुद्धि या उच्च सामान्य बुद्धि, इस तरह का ऑप्शन नहीं अगर होता तो उच्च सामान्य बुद्धि यहाँ पर सही आंसर हो जाता। बट यहाँ पर उच्च और निम्न नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सामान्य बुद्धि, क्योंकि 90 से 110 के मध्य अगर IQ है तो सामान्य बुद्धि है। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में CDP में ये ज़रूर पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है। क्योंकि सूत्र के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में सूत्र ही होता है, बट उसको उल्टा सीधा करके ऐसे लिख देते हैं। तो उसका सही क्रम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और उसको गुणा करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं। जो पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, उसको सीधा करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो हमें जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, वो निकल कर मिल जाती है। तो सही आंसर जो सही सूत्र है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये है इसका सही सूत्र। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये पहले कई बार जो है पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया हुआ है। RTE 2009, इसके 2 वीडियो अपलोडेड हैं, आप जाएं पेडागोजी के फाइल में देखें। RTE और NCF 2005 और RTE 2009 बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो RTE 2009 क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए। RTE 2009 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप RTE वाले वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखें, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो ये सिंपल सी बात है, सभी को पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो है ये है प्रावधान। ठीक है, और इसके जो अनुच्छेद हैं, भाग हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हैं, आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि, ठीक है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मतलब किसी बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन करने के लिए, उसकी स्टडी के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? कौन सी विधि है जो सबसे अच्छी है? वो है विकासीय विधि। ठीक है, विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि है विकासीय विधि। यहाँ पर तुलनात्मक विधि नहीं करिएगा, विकासीय विधि है। ठीक है, नेक्स्ट,
गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब जो गार्डनर हैं उन्होंने जो बुद्धि के अभिमान जो निर्धारित किए हैं वो 7 निर्धारित किए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि, तो इसमें से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि आप जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार सबसे ज़्यादा जो अगर कन्फ्यूज़न और गलत होता है आंसर तो इस नहीं वाले क्वेश्चंस में ही होता है, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा होता और हम है का करके आ जाते हैं। तो इसको जो है पहले ही आउटलाइन कर लें, इसको हाईलाइट कर लें कि हमसे नहीं का पूछा जा रहा है। तो आप देखें स्थान संबंधी जो बुद्धि है ये इनके गार्डनर के सिद्धांत में है। मतलब गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अभिमान दिया उसमें ये है स्थान संबंधी। और कौन सा है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी है, भाषात्मक बुद्धि भी है। तो कौन सा नहीं है, भावात्मक बुद्धि नहीं दी है उन्होंने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, भावात्मक या भावनात्मक भी इसको लिखा हो सकता है कहीं पर, तो आप जो है कंफ्यूज ना हो, भावात्मक या भावनात्मक लिखा हो सकता है। तो भावनात्मक या भावात्मक बुद्धि उसको कहते हैं जैसे स्वयं की यानी खुद की एवं दूसरों की भावनाओं, ठीक है, अपनी और दूसरों की भावनाओं या संवेगों को समझने, फिर व्यक्त करने और नियंत्रित करने की जो योग्यता होती है वो भावात्मक बुद्धि कहलाती है। मतलब बुद्धि भी कई तरह की होती है, पढ़ा है आपने। तो जो भावात्मक बुद्धि होती है, भावनात्मक या कह लो इसको जो बुद्धि होती है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर क्या गुण होते हैं कि वो खुद की यानी स्वयं की और दूसरों की जो भावनाएं होती हैं, जो संवेग होते हैं अपने या दूसरों के, उसको समझने, उसको व्यक्त करने। ठीक है, व्यक्त करने मतलब दूसरों तक उस चीज़ को पहुंचाने, उसको बोलने यानी व्यक्त करने और उन पर नियंत्रण करने। ठीक है, नियंत्रण करने की जो योग्यता होती है अगर किसी में, तो इसका मतलब उसमें भावात्मक बुद्धि है। ठीक है, तो ये हो गई भावात्मक बुद्धि। और ये गार्डनर के 7 जो अभिमान उन्होंने बुद्धि के दिए हैं उसमें ये भावात्मक बुद्धि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। ठीक है, संवेग क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो पता हो गया आपको 14 संवेग होते हैं। ठीक है, मैकडूगल जो दिए थे। ठीक, नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। इस क्वेश्चन को रटना नहीं है। ठीक है, इसको रटना नहीं है। आपको जो सूत्र बताया, जो फार्मूला बताया है IQ निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का, क्या है वो फार्मूला जो अभी अभी बताया मैंने, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणा 100। मानसिक आयु ऊपर लिखेंगे, नीचे वास्तविक आयु लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे 100 से। देखिए आप, मानसिक आयु क्या है 5 वर्ष, मानसिक आयु है 5 वर्ष, वास्तविक आयु कितनी है 4 वर्ष। इसको गुणा कर देंगे हम 100 से, तो हमें क्या मिलेगा 1.25 मिलेगा। जब हम उसको 100 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट आंसर 125 मिल जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, तो आपको जो है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सूत्र पता है, फार्मूला अगर आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या बदल भी सकती है, 5 वर्ष 4 वर्ष लिखा है, इस तरह से ये बदल भी सकते हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक फार्मूला आपको पता होगा तो ये चीज़ आप निकाल पाएंगे। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, इससे आप सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है। स्टेटमेंट आप ज़रूर से पढ़ें। स्टेटमेंट कई बार पूछे जाते हैं, पिछले सुपर टेट में भी स्टेटमेंट पूछे गए हैं, काफ़ी लंबे लंबे स्टेटमेंट भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी स्टेटमेंट हैं आप वो ज़रूर याद करें, पढ़ें उनको किसी भी तरह से, किसी भी ट्रिक से, या जो स्टेटमेंट है उनके उस स्टेटमेंट में लिखे किसी एक वर्ड से, किसी एक शब्द से आप कुछ भी ट्रिक बना लें अपने माइंड में। किसी भी चीज़ को आप सोच करके उसको जो है आप याद रख सकते हैं। स्टेटमेंट लगता है टफ़ है, पर इतने ज़्यादा टफ़ नहीं है स्टेटमेंट याद करना। आप किसी न किसी चीज़ को एक सोच कर, जैसे चिन्ह अधिगम होता है ना, उस तरह से आप किसी भी चीज़ को एक सोच कर या किसी एक वर्ड को फाइंड करके जो आपको ट्रिक उसकी बना सकते हो, आप उससे जो है याद रख सकते हैं स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पूछा जाता है स्टेटमेंट। आप पिछले एग्जाम्स देखें, वहाँ पे स्टेटमेंट ज़रूर पूछे गए हैं, चाहे वो एक ही पूछे बट पूछते ज़रूर हैं। तो स्टेटमेंट आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। जितने भी इम्पॉर्टेंट जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके जो है स्टेटमेंट आप जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो आप ज़रूर याद करें। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है।
BN झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? किसने कहा है कि जो है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ये कहा है स्किनर ने। स्किनर जो है इम्पॉर्टेंट हैं, इनके भी आप ज़रूर याद रखें जो भी स्टेटमेंट है। वुडवर्थ भी जो है इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार BN झा के भी पिछले एग्जाम्स में टेट वगैरह के BN झा के भी स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो ओवरऑल डेविस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, बट ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, वुडवर्थ हैं, वाटसन हैं, आप जो है इनके स्टेटमेंट ज़रूर याद करें। और जैसे टॉलमैन है, इनके भी एक दो स्टेटमेंट्स आप याद करें गिलफोर्ड के। तो ये सभी जो इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं इनके जो हैं आप स्टेटमेंट याद करें। तो ये इसका सही आंसर है स्किनर। नेक्स्ट, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? वो पहचानने लगता है 5 वर्ष में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को बालक जो है पहचानने लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, मतलब पिछले सीरीज़ वाले वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन आया है और यहाँ फिर से आ गया है, तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं है कि कौन से क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ वीडियो में, कौन से नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड आ जाता है तो उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया, ठीक। यहाँ पर आप ध्यान दें कि एलेक्सिया भी लिखा हो सकता है और एलेक्सिया भी लिखा हो सकता है और डिसलेक्सिया भी लिखा हो सकता है, ये एक ही बात है। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है एग्ज़ाम्स में, गलती कहाँ पर होती है? जब हमें ये नहीं पता होता है कि किसी एक मतलब उसके पर्यायवाचक जिसको बोलना चाहिए, या समानार्थी या पर्यायवाचक और क्या क्या है, वो अगर हमें नहीं पता होता है तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे पढ़ने की अक्षमता को हम सबको पता है डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता है कि डिसलेक्सिया और एलेक्सिया और एलेकिया एक ही बात है, तो अगर हमें ये नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमसे डिसलेक्सिया नहीं पूछा गया है, एलेक्सिया पूछा गया है, तो अगर हमें नहीं पता है कि एलेक्सिया और डिसलेक्सिया एक ही बात है, तो हम वहाँ पे आंसर जो है नहीं टिक कर सकते सही। तो एलेक्सिया, एलेकिया और डिसलेक्सिया एक ही बात है। तो अब तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। एलेकिया जो है यानी एलेक्सिया इसको बोल सकते हैं, या डिसलेक्सिया, ठीक। तो ये कौन सी अक्षमता होती है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो एलेक्सिया या एलेकिया होती है पढ़ने की अक्षमता, ठीक है। पढ़ने की जो अक्षमता होती है, यानी जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में जो अक्षमता होती है बच्चे में, तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया या एलेक्सिया, या इस तरह से एलेकिया भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो एक ही बात है, इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया को भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, डिसकैलकुलिया को भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। बहुत सारे जो हैं डिसऑर्डर्स हैं और उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको जो उनके पर्यायवाचक हैं, मतलब उनके जो एक से ज़्यादा जो उनके लिए वर्ड यूज़ करे जाते हैं, वो आपको पता चल सकें, जिससे आपका गड़बड़ ना हो, एग्जाम्स में गलत ना हो, ठीक है। तो उसके लिए भी जल्दी ही आपका एक वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ने की अक्षमता सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां हमारा क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पियाजे, जीन पियाजे इंपॉर्टेंट हैं। इनकी जो अवस्थाएं हैं आप ज़रूर उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है अवस्थाओं में। आपको जो है एक अवस्थाओं वाला वीडियो आप देखें, पेडागोजी जो प्लेलिस्ट है आपको वहाँ पे मिलेगा अवस्थाओं वाला वीडियो, क्योंकि ये अवस्थाएं जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी का। और मैंने इसको जो है जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे ऊपर रखा है रैंक में, ताकि जो है आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहला वीडियो ही मिल जाएगा ये जो अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। और वहाँ पे मैंने जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, जीन पियाजे की हों या फिर जो नॉर्मली बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो, या किसी और के द्वारा जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है, आयु में जो बांटा गया है, उसको उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, उसके उपनाम और सभी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई गई हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, या 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या 11 से 15 वर्ष? तो पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यानी जो लास्ट वाली है,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सबसे लास्ट वाली है जीन पियाजे की। 4 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, तो पियाजे की चौथी अवस्था है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 11 से 15। ठीक, 11 से 15 वर्ष जो है इसमें आता है। इसका जो वर्गीकरण किया गया है, तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 11 से 15। यहाँ पर ध्यान दें कि 11 से 15 भी हो सकता है ऑप्शन में, और ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि 11 से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, 11 से प्रौढ़ावस्था तक भी लिखा हो सकता है और 11 से 15 वर्ष भी लिखा हो सकता है। मतलब 11 से ऊपर की जो अवस्था है वो है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन ध्यान रखें, जो 11 से 15 है ये पियाजे की है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरी अवस्थाएं हैं उनका अलग है वर्गीकरण। ठीक है, तो जीन पियाजे की है ये 11 से 15। और जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो कौन सी है? पहली है संवेदी पेशीय, जिसको और भी कई नामों से जानते हैं, जो मैंने बताया हुआ है आपको। इंद्रिय जनित गामक भी कहते हैं उसको, और संवेदी पेशीय भी कहते हैं, जो जीन पियाजे ने बताया। ठीक है, तो पहली है उन्होंने बताई है संवेदी पेशीय, जो कि है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, यानी 0 से 2 वर्ष, जो कि शैशवावस्था में के भी उन्होंने 2 भाग कर दिए हैं। तो 0 से जो 2 वर्ष तक के जो अवस्था होती है संवेदी पेशीय। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। फिर मूर्त ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। और फिर चौथी आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 11 से 15 वर्ष या 11 से प्रौढ़ावस्था तक, मतलब 11 से ऊपर की। तो वहाँ पे आप ज़रूर देखें, वहाँ पर आपका जो है सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10वां, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460? कितने दिन लगते हैं? तो लगते हैं 280 दिन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, सॉरी, प्लीज़ इग्नोर करें। तो गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट देखें, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स सली ने? किसने किया है? तो वो किया है पेस्टोलॉजी ने। ध्यान रखें, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। फिर बालक का विकास होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं बार बार बताती हूँ कि जो विकास होता है मस्तिष्काधोन्मुखी होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, विकास का संबंध में गलत कथन है। तो विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या दिशा जो है सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि विकास के संबंध में क्या सही है और क्या गलत है। क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है विकास? नहीं होता है, क्योंकि विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और पहली बात तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर ये विकास का जो है सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो यही हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि बाकी तो सब हैं। ये जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये भी विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में विकास होता है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये सही है। दिशा सिर से पैर की ओर होता है, ये भी सही है। मस्तिष्काधोन्मुखी जो बताया मैंने। वर्तुलाकार होता है, ये भी सही। विकास एक सीधी रेखा में ना होकर वर्तुलाकार होता है, तो ये भी सही है। तो विकास के संबंध में गलत कथन क्या है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत कथन है, क्योंकि ये सिद्धांत विकास का नहीं है। बाकी ये 3 सही हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। 14 है, गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकर्ण या भ्रूणावस्था। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शैशवावस्था, सिंपल है। नेक्स्ट देखें, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मनोभौतिक एकता, मन तथा शरीर का विकास, ये इसका सही आंसर है। क्यों? भौतिक, ठीक है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। मनो मतलब मन, और भौतिक अवस्था मतलब भौतिक से यहाँ
यहाँ पर शरीर से इसका जो है मतलब इसका अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मन तथा शरीर का विकास। शरीर तथा हड्डियों का नहीं, क्योंकि जो भौतिक है यहाँ पर हड्डियों से मतलब नहीं है, हृदय से भी मतलब नहीं है, मांसपेशियों से भी नहीं, पूरे शरीर से मतलब है। ठीक है, क्योंकि हड्डियाँ, हृदय और ये जो तीनों चीज़ें हैं, हड्डियाँ, हृदय और मांसपेशियाँ, ये सब आती तो शरीर में ही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास, मनोभौतिक। ठीक है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें मेन चीज़ जो है, क्वेश्चन की जो मेन चीज़ है जो हमसे पूछी जा रही है, उसको हम फाइंड कर लें, आउटलाइन उस पर कर लें, हम उसको जो है हाईलाइट कर लें, और उसी एक शब्द को हम समझने की कोशिश अगर करें तो आंसर निकल कर आ जाता है मनोविज्ञान में। ठीक है, इतने जो है अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो इतनी टफ नहीं है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का। तो ये भी सिंपल है, बताया हुआ है आपको कि सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, फिर क्या होता है सिर से धीरे धीरे नीचे, और वो क्या है क्रम पूरा, वो भी मैंने आपको सब बताया हुआ, उसके भी एक नियम है, सब बताया है आपको। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? सिर का जो है सबसे पहले निर्माण होता है, इसीलिए विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? सिंपल है, जन्म के समय शिशु में जो है 270 हड्डियां होती हैं, जो बड़े होने पर, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ हड्डियां जो हैं जुड़कर एक हो जाती हैं, जैसे कुछ 2-3 हड्डियां आपस में जुड़ गई तो वो एक बन जाती। इस तरह से जब वो वयस्क हो जाता है तो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, और जब वो शिशु होता है शैशवावस्था में तो हड्डियाँ कितनी होती हैं? 270 होती हैं। तो इसका हो जाएगा सी 270। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह में। तो बालक जो है अपनी माँ को पहचानना 3 महीने में जो है प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो होता है बालक के जन्म के समय शिशु का भार 350 ग्राम होता है, शिशु के मस्तिष्क का भार, ठीक है, शिशु का नहीं, शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम जन्म के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या दोनों में? मतलब शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में, किस में होता है कल्पना जगत में विचरण? तो कल्पना जगत में जो विचरण है वो शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में होता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब भी वो कल्पनाएं कर रहा होता है, ठीक है, कल्पना जगत में ही होता है, कल्पना करता है कि ये चीज़ कैसी लगती होगी, कैसे दिखती होगी, ठीक है। तो वो जो है शैशवावस्था में भी कल्पनाएं ही करता है, और जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तब भी वो बहुत सारी कल्पनाएं ही करता है कि मैं इसके जैसा बन जाऊंगा या कुछ भी, मतलब जो है वो कल्पनाएं करता है, ठीक है। तो शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में जो है बच्चा जो है वो कल्पना जगत में होता है, कल्पनाएं कर रहा होता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों। ठीक, नेक्स्ट है 21 नंबर, बालक मुख्य मतलब जो रंग होते हैं उनको पहचान कर लेता है किस वर्ष में, किस अवस्था में? ठीक है, तो वो है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 वर्ष में जो है बालक मुख्य जो रंग होते हैं उनको पहचानने लगता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में है? तो छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनको बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो ये जो कार्य है ये शैशवावस्था में होता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगते हैं बच्चे। शैशवावस्था का मतलब क्या है? 5 वर्ष तक, ठीक है, 5-6 वर्ष तक के बच्चे को देखो आप छोटे छोटे वाक्य बोलने लगते हैं, अच्छे खासे छोटे वाक्य या कुछ जो है थोड़े बड़े वाक्य भी बोलने लगते हैं। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये जो है 3 पहियों की साइकिल बच्चे शैशवावस्था में चलाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर शैशवावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? प्रकाश की तरफ या अपनी माँ की तरफ या ध्वनि की तरफ या भोजन की तरफ? तो सबसे पहले जो बच्चा होता है जब वो बहुत छोटा होता है, शिशु होता है, तो वो किस चीज़ की ओर जो है सबसे पहले आकर्षित होगा? वो होगा प्रकाश की ओर, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर ए होगा, वो सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होगा, अपनी माँ की तरफ जो है थोड़ा बाद में होता है वो, ठीक है। तो जो वो बालक होता है सर्वप्रथम, मतलब जब वो बहुत छोटा शिशु होता है तो वो सर्वप्रथम जो है सबसे पहले आकर्षित प्रकाश की तरफ होगा। आप ध्यान दें कभी
जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो रोशनी जो कहीं पर बल्ब जल रहा हो या कोई भी रोशनी होती है तो उसको बहुत ध्यान से देखते रहते हैं, क्योंकि एक तो उनकी आँख की जो रोशनी होती है वो भी बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और तेज़ होती है, तो इसलिए वो लाइट को एकदम देखते रहते हैं। हम लोग उतने वैसे करके नहीं देख सकते जितना उस बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा आकर्षित होता है प्रकाश की तरफ, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत या उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो यहाँ पर सिंपल है, शांत करना चाहिए बालक की जिज्ञासा को। बालक अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है बार बार, तो कितनी भी बार वो क्वेश्चन करे तो उसको जो है उसका आंसर देना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1930, 1887, 1879 या 1590। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कब हुई थी भारत में बाल विकास की शुरुआत? भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। और ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको ज़रूर ध्यान रखें कि भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी सन 1930 में, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास जिसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, किशोरावस्था जो है उसमें सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर, यहाँ पे सामाजिक विकास की बात हो रही है। सामाजिक विकास पर किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। दो चीज़ों को आप जो है ऐसे हाईलाइट कर लें तो आपको जो है आंसर ढूंढने में आसानी रहती है, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनमें जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो चीज़ हमसे पूछी जा रही होती है मेन चीज़, उसको जो है आप अंडरलाइन कर लें। तो सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता ये पूछा जा रहा है। रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का या फिर अभिवृद्धि का। ठीक है, तो किसका प्रभाव जो सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है वो पड़ता है असुरक्षा का, नहीं पड़ता है। रुचियों का पड़ता है सामाजिक विकास पर प्रभाव, आवश्यकताओं का भी पड़ता है, अभिवृद्धि है, ठीक है, इसका भी पड़ता है। तो किसका नहीं पड़ता? असुरक्षा का प्रभाव जो है सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है, तो नहीं पूछा जा रहा हमसे, तो असुरक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो निम्न में से है। किशोरावस्था की बात हो रही है, चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? चरित्र निर्माण वाली अवस्था कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो परंपराओं को धारण करने की अवस्था, या आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, या आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था, या स्वकेंद्रित अवस्था, कौन सी है जो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है? वो है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। यहाँ पर देखिए आप, आधारहीन है, यहाँ पर है आधार युक्त। ठीक है, तो ध्यान दें, आधारहीन मतलब आधार नहीं होता है, ठीक है। आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, ये चेतन अवस्था कौन सी होती है? इसका जो है जल्दी एक वीडियो आ जाएंगे, चेतन अचेतन मन जो होते हैं, ठीक है। तो आधारहीन आत्मचेतन अवस्था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में जो सहायक है या संबंधित अवस्था है वो है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। कौन सी है ये भी सब जो है आप जल्दी ही वीडियो देख पाएंगे। नेक्स्ट है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो जो है आप स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान से देखें। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन हरलॉक का है, जेम्स ट्रेवर का है, मैकडूगल का है, या फिर मुनरो का है? तो किसका है ये कथन है हरलॉक का। तो ये कथन हरलॉक का है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन है हरलॉक का। तो आज की वीडियो में 28 जो है क्वेश्चन लिए हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन ले लेती तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, और जो है इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं, और सभी 300 प्रश्नों की जो सीरीज़ है इसके जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी रिपीटेड भी हैं, जो रिपीटेड नहीं हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है 300 प्रश्नों की सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को आप ध्यान से एक बार या 2 बार जो है देख लें, उसका टाइम पर रिवीजन करते हैं। आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। और मैंने जितने भी जो वीडियो सीरीज़ वाले बनाए हैं उनमें हर एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है,
बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो सिंपल हैं, उनको पता होता है कि यही एक आंसर होगा इसका, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैंने वहाँ पे सब अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, और किस तरह से आपको समझ में अच्छे से आएगा मैंने पूरी कोशिश भी की कि आपको जो बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से आप उनका आंसर फाइंड कर पाएंगे, वो चीज़ भी मैंने बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो जो 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनमें भी बताई हुई है। आप जो फाइल में जाएं वहाँ पे पेडागोजी की प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप पिछले 11 वीडियो जो हैं वो भी देख सकते हैं। और आज जो है इस सीरीज़ के 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 220 प्रश्न पहले जो है अपलोड हो चुके हैं और 28 क्वेश्चन आज जो हैं हो गए हैं। 300 प्रश्नों की जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से एक नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, जिसमें अलग क्वेश्चन होंगे, कुछ जो माइक्रो टीचिंग से या फिर जो कौशल होते हैं, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके स्टेट में है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।